हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, माय फेवरेट मेथड ऐसा करके भी लिखा था। अब हर क्वेश्चन तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी वेरिएबल सेपरेटेड हो। ठीक है, तो उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में भी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। आज हमारा जो डिस्कस होने वाला है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन की बात करने वाले, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करने वाले। और इसका अपना एक स्टाइल है, एक फॉर्मेट है, और उस स्टाइल से हम डील करेंगे। और बहुत आईआईटी के क्वेश्चन जो होते हैं इस पे बेस्ड होते हैं। हमारे गेट के एग्जाम में, आईआईटी जेई के एग्जाम में, आईआईटी जेएम में, या इंडिया के डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जाम में इस टॉपिक से या इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन टफ नहीं है, लेकिन कभी कभी क्लिक नहीं करता है, कभी कभी क्लिक नहीं करता कि ये वाला फॉर्मेट इस तरीके से यूज होगा। तो देखते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लेक्चर नंबर 4 देखने के बाद लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कियो, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप देख चुके हो, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कियो। ठीक है, चल, तो ये लेक्चर नंबर 5 हमारा, और सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास जब मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा रहा था तब मैं बता रहा था कि वो फर्स्ट ऑर्डर तो था, ये तो कॉमन था, लेकिन वो लीनियर भी हो सकता था, नॉन लीनियर भी हो सकता था। अगर आपको याद होगा तो लीनियर भी हो सकता था, नॉन लीनियर भी हो सकता था। आज का हमारा फोकस सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी हम इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री भी बोल देते हैं, दिस इज द स्टाइल। अब ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर किसी को बोलना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि लीनियर आप बोल दिए तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और ये लेबनीज लीनियर इक्वेशन है आपके पास। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से बोले कि ये बड़ा ही फेमस आपके लिए जो टर्मोलॉजी होता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कॉमनली नोन एज लेबनीज। ये द लेबनीज लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट का जो स्टाइल है, अच्छा ये इतना फेमस नहीं हो पाया, सब लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो लेबनीज आपके पास जो मैथमेटिशियन है वो अपना नाम दिया कि लेबनीज लीनियर इक्वेशन, इसको मैं फॉर्मेट दिया, मतलब मिस्टर लेबनीज इसको अपना फॉर्मेट दिए। क्या लिखा है आपके पास? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जब आप लीनियर बोल दिए तो y का स्क्वायर नहीं हो सकता, y का क्यूब नहीं हो सकता, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्म में y नहीं हो सकता, इनवर्स के फॉर्म में y नहीं हो सकता, y y होगा। और ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अपने आप हो जाएगा, क्योंकि y के साथ कुछ कर नहीं रहे हो। हम बोल रहे हैं पी और क्यू क्या है? पी और जो क्यू है वो फंक्शन ऑफ x है या तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इस स्टाइल में जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, अगर आप फिर से मैं लिख भी देता आपको अलग से कि dy बाई डी एक्स आपके पास जो फॉर्मेट दिख रहा है आपके पास कि dy बाई डी एक्स है प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये सिंपली पी वाई आपके पास ऐसा लिख देते हैं जी, पी वाई ये दिख रहा है आपके पास। अब ध्यान से देखा जाए तो आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं बोलूं कि क्या दिख रहा है आपके पास ये इक्वेशन, तो आपको जब हम बोल दे रहे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, जब हम बोल दे रहे कि फर्स्ट ऑर्डर, जब हम बोल दे रहे कि फर्स्ट डिग्री, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। और फिर हम बोल दे रहे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप लीनियर बोल दिए तो ये इसका स्टाइल है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो p है वो फंक्शन ऑफ x होगा और कांस्टेंट होगा, या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या तो फंक्शन ऑफ x होगा। इसका मतलब बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये जो फंक्शन ऑफ x है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो p है वो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मतलब हुआ। और कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर मैं बोलूं कि ये जो q है वो भी यही होगा, तो मतलब इसका मतलब है कि q भी सेम स्टाइल है कि फंक्शन ऑफ x होगा और कांस्टेंट होगा, और ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि जो q है और p का स्टाइल है वो भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होगा। अच्छा, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोल देते हैं कि दिख रहा है आपके पास इस इक्वेशन में, अगर मैं ध्यान से सीन करूं कि क्या है भाई, इसमें सीन करो आप, तो हम बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स में y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यस, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तभी तो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यस सर। डेरिवेटिव देख के हमको पता है। तो हम जो बोल रहे हैं p और जो q है वो आपके पास जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा या तो कांस्टेंट होगा, दैट मीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसी के फॉर्म में होगा p और q।
इसको हम बोलते हैं, बहुत बार हम डिग्री ज्यादा बार बार हर जगह डिग्री को लिखता नहीं है, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, कोई बात ही नहीं है इसमें, डिग्री हमेशा एग्जिस्ट भी करेगा, नॉट डिफाइंड वाला केस भी नहीं आएगा, लीनियर है ना आपके पास। तो बहुत ज्यादा जब हम इसको बोलते हैं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका स्टाइल है। जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो लेबनिज थे वो इसका जब सॉल्यूशन दिए कि भैया इसको अगर आपको सॉल्व करना है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म दी है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ, आई डॉट एफ, या सिंपली आई एफ लिख देते लोग, और वो होता है ई की पावर और ये पी और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द पी डी एक्स। ये अब कोई सोचेगा कि सर इसमें आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, द ई पी डी एक्स, वो अपना ये फॉर्मूला दिए थे। ये आपके पास जो है आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, ये तो ये आई एफ ऐसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब मेरे को सॉल्यूशन निकालना होता है तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम लोग, हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस द स्टाइल। ये आपके पास सॉल्यूशन का स्टाइल है, ये सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन स्टाइल। और ये लेबनिज का स्टाइल था, जो लेबनिज थे आपके पास वो ये प्रोवाइड किए कि भैया ये स्टाइल में आना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बार बार फर्स्ट डिग्री बोलने रहो, द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिए ना y का ना स्क्वायर हो सकता है, ना y का क्यूब, ना y साइन हो सकता है, ना y कॉस हो सकता है, ना tan हो सकता है, ना इनवर्स हो सकता है साइन कॉस के साथ। तो आपको क्लियर रहना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इसका सॉल्यूशन, स्टाइल। अब सर क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये dy बाई डी एक्स है, अगर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो y फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर मैं बोलूं कि जब आप बोलते हो कि सर dy बाई डी एक्स इक्वेशन अगर कहीं पे लिखा है और ये पी वाई लिखा हुआ है और इक्वल टू क्यू लिखा हुआ है, तो आपको तो दिख गया कि भैया y फंक्शन ऑफ x है, तो यहां तो आप बोल दे रहे कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर p और q आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, यही हमारे पास स्टाइल है। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि ये स्टाइल चेंज है और ये स्टाइल अगर ऐसा है तो dx बाई dy है, फिर पता है पी वाई नहीं होगा, ये पी एक्स होगा, इज इक्वल टू क्यू, दिस वन। अब पता क्या होगा, इस बार में एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर पी और क्यू क्या होगा, सर पी जो होगा वो फंक्शन ऑफ वाई होगा, फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट, और फंक्शन ऑफ वाई का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वाई मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम बोल ही चुके, इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई तो फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट, और सिमिलरली क्यू भी ऐसे होगा, सिमिलरली क्यू भी ऐसे होगा, सेम क्यू में भी यही कि क्यू की वैल्यू क्या होगी इस जगह पे, बोले क्यू वही होगा, बोले फंक्शन ऑफ वाई मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक ही बार में लिख दिया इस बार कांस्टेंट, ये क्यों, तो ये आपके पास दिख रहा है आपके पास। तो नॉर्मली आपके पास एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म। जब हम इसमें सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मैं कैसे लिखता हूं इस वाले सॉल्यूशन में, कि इस वाले का सॉल्यूशन का जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं सर ए की पावर ये पी, ये दिख रहा है पी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहां पे अगर आपको लिखना है कि सर यहां पे फिर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे क्या होगा, अच्छा यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अच्छे से लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, तो बोले इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस पावर पी, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो पी डी वाई होगा। ये यहां सॉल्यूशन क्या होता था, सर यहां सॉल्यूशन होता था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि मेरे को तो सॉल्यूशन तो वाई निकालना, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, फिर हम इंटीग्रेशन में क्यू लिखते थे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस एक्स। यहां क्या होगा, अच्छा यहां पे अगर मेरे को सॉल्यूशन लिखना है तो यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा यहां पे एक्स, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, अब एक्स निकालना होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy भाई साहब
क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये देखो आपके पास ये सॉल्यूशन, ये कुछ भी नहीं है। तो एक ये वाला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट बोल दिया जाता है, जो मैं तो बता चुका दोनों फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट आपको बोल दिया जाता है कि अगर ऐसा लिखा है तो ये आपके पास पी और क्यू जो फंक्शन ऑफ वाई, द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही हम करने वाले। क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है कि कैसे पता चलेगा dx बाय dy है कि dy बाय dx है। ये बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ता है जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टाइल को पढ़ते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है सर कि इन दो के सिवा दूसरा स्टाइल भी हो सकता है? बिल्कुल, आपके पास दो के सिवा दूसरा स्टाइल भी हो सकता है। अगर मैं आपको लिख के दे दूं दूसरा स्टाइल कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है? सर क्या पॉसिबल है कि अगर मैं बोल दूं, ऐसा लिख दूं मैं dx बाई dt लिख दूं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपके पास? dx बाई dt प्लस px इक्वल टू q हो गया। ये देखो आपके ऐसा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है? यस सर। यहां पे बताओ क्या है सर? यहां पे ना सर x जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो t है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल सही है। यहां पे p क्या होगा सर? p जो होगा वो फंक्शन ऑफ t होगा, दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब तो हमको पता चल चुका है, और कांस्टेंट होगा, यही मतलब था। और सर q भी यही होगा, फंक्शन ऑफ t होगा, और t मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, और कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा। यस। इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? सॉल्यूशन देखो सर, ये देखिए सर, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यस सर। और सॉल्यूशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t है, तो dt प्लस c होगा। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या? अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p। अब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t है, तो ऐसा नहीं कि p dx लिख दोगे, यहाँ पे p dx नहीं लिखना है, p dt होगा आपके पास, दिस वन। ऐसा आपको क्लियर रहना चाहिए इस तरीके से कि कोई भी फॉर्मेट में हो आप लिख सकते हो। और ये सब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, और बड़ा ही पॉपुलर फॉर्म है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बरसों से आ रहा है, बरसों तक आएगा, हमेशा आते रहेगा। ये आईआईटी के प्रोफेसर को पसंद है, क्योंकि अच्छा इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब दूसरी दुनिया चालू होती है, मैथ्स की दुनिया से जब आप बाहर निकलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनको एक नेटवर्क थ्योरी करके सब्जेक्ट होता है, जहां पे वो आरएल सर्किट या आरसी सर्किट की बात करते हैं, ट्रांजिएंट की बात करते हैं। वो सब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल, अभी होमोजीनियस की बात नहीं करना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और बाकी लोग भी ऐसी बात करते हैं, चाहे सिविल मैकेनिकल केमिकल वाले अपने अपनी ब्रांचेस में बाकी लोग भी बात करते ही। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करना है, जो ऑलवेज गुड थिंग। ठीक है, अब आपके पास हो गया, ये तो पढ़ लिया। अब एप्लीकेशन की बारी आ गई, तो एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हुआ बेसिक सा कंसेप्ट। अब मैं बोल रहा हूं कि एग्जांपल मेरे को सॉल्व करना है, और मेरे को अब थॉट लेना है कि सर अगर मेरे को सॉल्व करना है तो देखिए सर, अब ये आपके पास लिखा हुआ है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व कर लूं, तो क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। y और x को आप एक जगह कर ही नहीं सकते हो, एक जगह y और x कर ही नहीं सकते, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज नॉट पॉसिबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए कि सर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वीएसएम, वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज नॉट वैलिड। ठीक है भैया, ऐसे करके धीरे धीरे अपने पॉइंट्स बनाते जाएंगे। सेकंड कि ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर इज 1। यस सर। डिग्री कितना है? डिग्री भी 1 है, डिग्री भी 1 है। फिर सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो, इतनी बातें आपको दिख रही है। बट वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज नॉट वैलिड, बिकॉज हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है। कौन सा फॉर्मेट? फाई एक्स डी एक्स प्लस साई वाई डी वाई इक्वल टू 0 अगर लिखना है तो डी वाई 0, ये नॉट वैलिड है, ये दिख नहीं रहा है, नॉट सीन, ये दिख नहीं रहा है आपको, नॉट सीन। इसलिए बड़े जल्दबाजी में नहीं रहना आपके पास कि अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब कोई चीज पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई टीचर पढ़ाता है, तो वो जिसके बारे में बात करता है उससे रिलेटेड थॉट की बात होती है, और लोग सॉल्व करना चालू कर देते हैं।
फिर वो भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले कौन सा मेथड पढ़े थे, फिर जब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे तो फिर ये वाला भूल चुके होंगे। जब एग्जाम में होंगे तब तो फिर पूरी चीज एक साथ आएगी, तब मजेदार होता है। जब हम एक एक बात करते तब तो सिंपल ही दिखता है। अब देखना ध्यान से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं कि ठीक है ये तो मेरे को पता चल गया, यस सर ये तो मेरे को क्लियर है एकदम, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर मैं बोल दूं कि देखो आपके पास इक्वेशन तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस कितना है सर वाई बाई एक्स, दिख रहा है वाई बाई एक्स, यस सर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं क्या ये फॉर्मेट परफेक्ट दिख रहा है आपको, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो p की वैल्यू कितनी होगी सर, p इक्वल टू आ गया सर 1 बाई एक्स, तो फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल सही है सर, इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। q क्या है सर, q है एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है सर। अच्छा मैं अगर इसको बोलूं कि देखो ये फंक्शन ऑफ x जो बोल रहा था मैं, अगर मैं इसको बोलूं कि ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही है। ये फंक्शन ऑफ x है, दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही बात है सर, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है सर। अभी तो पहला क्वेश्चन सॉल्व की सॉल्व एग्जांपल, तो इसलिए आराम से बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा सर e, और ये p और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो p dx। ये अब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है सर 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स और dx हो गया। अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, तो ये होता है सर ln x। अब e की पावर ln x करोगे तो x आ जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया, देखो जरा ध्यान से, e की पावर ln x की है ना आपके पास, ठीक है सर ये तो आ गया, x आ गया। अब मेरे को सॉल्यूशन की बात करना है, किसकी बात करना है, सॉल्यूशन की बात करना है। तो मैं सॉल्यूशन की बात ऐसा कर सकता हूं कि सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हो आप, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x, और q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, ये डी एक्स प्लस सी हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स क्यूब है तो कितना आ गया, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी है, एक्स से डिवाइड कर दो तो एक्स क्यूब बाई 4 आ रहा है प्लस सी बाई एक्स आ रहा है, और ये आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, वाई जनरल सॉल्यूशन विदाउट बाउंड्री कंडीशन इज ऑलवेज जनरल सॉल्यूशन। अब यही गेट के पेपर में आएगा तो इसके बाद इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा तो हम सी निकाल लेंगे, और जब सी निकाल लेंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं बाउंड्री कंडीशन पुट करता हूं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, सी रिमूव हो जाता है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये दिस द स्टाइल, हम आराम से एक एक करके लिख रहे हैं, बहुत प्यार से लिख रहे हैं कि यार आपको दिखते रहे, हमको आंसर फास्ट लाना नहीं है, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, स्टार्ट किए हो आप, दिस द फॉर्मेट। अच्छा अगर ये बहुत सिंपल फॉर्मेट, जैसे दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी सिंपल, तो आप बहुत लकी हो कि आपको तुरंत दिख गया और सिंपल भी था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप फाइंड आउट कर लिए। कभी कभी हो सकता है सिर्फ आपसे कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ ले, अगर कोई आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो ये पूरे इंडिया के लिए आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो यहीं पे है, जो लेबनेस जो थे मैथमेटिशियन जो थे वो ये कंसेप्ट दिए थे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट सिर्फ यही के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो अगर कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है तो सबको पता चल जाता है कि यार ये फॉर्मेट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वर्ड यूज नहीं कर रहा है, जैसे हमको तो सिर्फ सॉल्यूशन पूछता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको खुद निकालना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन अच्छा रहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मेट दिया है करके। ठीक है सर, नेक्स्ट एग्जांपल, ये सॉल्यूशंस में कर दिए यहीं पे, अच्छा मैं यहीं पे सॉल्यूशन कर दिया था, तो ठीक है इतना आपको दिख गया, ठीक है तो सॉल्व हो गया आपके पास, ठीक सॉल्व, यस सर। अब आपके पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 - x² डिवाइड बाय dx - 2xy x², यहाँ पे गिवन लिखा है तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, यही से कर दूंगा मैं सॉल्यूशन स्टार्ट, तो सॉल्यूशन मैं यही से स्टार्ट कर दूंगा, अगले पेज में गिवन लिखा है बट ठीक है। अब डिवाइड बाय dx अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज नॉट वैलिड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पॉसिबल है क्या, नहीं है सर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2/x² dx को इधर ले जाओगे, क्योंकि x और y दोनों इन्वॉल्व इसमें देखो x और y दोनों इन्वॉल्व है, तो आपको देखिएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज नॉट अप्लीकेबल, एक्स और वाई अलग अलग होना चाहिए आपके पास, और देख रहे हो आपके पास 2 - x² से डिवाइड करोगे तो यहाँ जाएगा, फिर ये 2 - x² यहाँ जाएगा, तो एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते, क्या कुछ भी कर लो, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज नॉट पॉसिबल, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज नॉट वैलिड, नहीं है पॉसिबल।
इज नॉट वैलिड। अच्छा दूसरा सर फर्स्ट ऑर्डर है, dy बाई डी एक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा डिग्री की ज्यादा लोग बात नहीं करते, नहीं तो ये फर्स्ट डिग्री भी है, ये फर्स्ट डिग्री भी है, कोई इशू भी नहीं है फर्स्ट डिग्री बोलने में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब लोग बात करना चाहते हैं द लीनियर, y का पावर देखो आपके पास a1 है, सिंपल, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर x तो स्क्वायर है, नहीं नहीं नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द y। जब y डिपेंडेंट वेरिएबल, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए क्योंकि y के साथ कुछ नहीं हो रहा, y देखो सिंगल है, x स्क्वायर होने से कुछ नहीं होता क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x है। अगर यहाँ वाई स्क्वायर होता है तो नॉन लीनियर हो जाता, यही मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अच्छा अब अगर ऐसा है तो आप इससे डिवाइड कर लो, इससे अगर मैं डिवाइड कर लूं तो क्या होगा आपके पास, इससे डिवाइड कर लूं तो dy बाई डी एक्स माइनस 2xy अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपके पास। यस सर। अगर मैं बोलूं क्या ये आपको फॉर्मेट आपके लिए ठीक लग रहा है, क्या फॉर्मेट, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई का इक्वल टू क्यू, क्या ये फॉर्मेट ठीक लग रहा है, तो बोले यस। अगर मैं बोलूं कि p क्या है, तो आपके पास आपको दिखना चाहिए कि सर p और q की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू है माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही बात है, फंक्शन ऑफ x और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन ऑफ x है, दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई इशू दिख रहा है क्या, नहीं, कुछ भी इशू नहीं है, फॉर्मेट में कोई भी इशू नहीं है, पी और क्यू में आप ध्यान से देखोगे कुछ भी इशू नहीं है, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने चले जाता हूँ कि भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो बोले ए की पावर पी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ए की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितना है सर, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx है। अब इसको सॉल्व करना है। अब एक गुड कंसेप्ट तो ये बोलता है कि आपको बेसिक मैथ्स तो आता है, बेसिक मैथ्स तो आपको आता ही होगा, आता नहीं होगा तो मैं तो बताता ही हूँ आपको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर 2x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर लेता हूँ, ये टी पुट कर लिए, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो कितना आ गया, माइनस 2x dx इक्वल टू dt आ गया। देखो जरा ध्यान से, ऐसा करने से क्या हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना आ गया, ए की पावर माइनस 2x dx की वैल्यू dt आ गया, ये dt आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t था तो dt बाई टी आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना आ रहा है, e की पावर dt बाई टी कितना हो गया, ln t हो गया। वैसे तो ln मॉड t भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है, e की पावर ln t मतलब क्या हो गया, t आंसर आ गया, और t की वैल्यू कितना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो y इंटू कितना आ गया भैया आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा q की वैल्यू कितना था, q की वैल्यू था सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अच्छा 2 माइनस एक्स, अच्छा 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ये तो यहाँ पे एक जगह पे मिस्टेक कर ली अपन, कोई बात नहीं है, ये था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मिस्टेक किया क्या अपन, यस सर 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, सर 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, बाकी यहाँ सही था, 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, 2 था ये। फिर सॉल्यूशन में भी यस सर ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये भी 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, और डी एक्स प्लस सी, ठीक है अब सही है, वो एक जगह पे 2 माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन क्या है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पता है कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 आ गया प्लस सी, ये। तो अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू क्या है, वैसे ये तो सॉल्यूशन है, तो एक्स क्यूब बाई 3 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस सी अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिस वन।
इतना आपके पास क्लियर होना चाहिए। ये सॉल्यूशन आ गया। हाँ, आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं कि x की वैल्यू प्लस माइनस √2 नहीं हो सकता है। x की वैल्यू प्लस माइनस √2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा और 1/0 इन्फाइनाइट आ जाएगा और y की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि x आपके पास एनी वैल्यू हो, x की जो वैल्यू आपके पास हो कितना है, x इक्वल टू प्लस माइनस √2 नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए सॉल्यूशंस तो होगा, बट x की प्लस माइनस √2 के लिए नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा 1/। तो ये आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो दिस सॉल्यूशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सक्लूडिंग प्लस माइनस √2। प्लस माइनस √2 के लिए नहीं पॉसिबल, प्लस माइनस √2 के लिए सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इतना दिख रहा है आपको? यस सर, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें काम की चीजें रहती है, कभी कभी बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ, किस तरीके का स्टाइल है, तो इसके लिए वैलिड नहीं था। तो जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इंडिकेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपके पास ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगले पेज में गिवन लिखा होगा, लेकिन मैं यही से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं यही से स्टार्ट कर रहा हूं तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो कि सर dy/dx इक्वल टू y है, आपको अगर ध्यान से अगर आप देखना चालू किए तो सर ये तो y³ है। तो अगर मेरे पास फॉर्मेट dy/dx का है और अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y और y का क्यूब है, तो ये तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और अगर ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसका मतलब क्या है पता है, कि ये कभी भी dy/dx प्लस py इक्वल टू q ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट वैलिड या नॉट पॉसिबल। ये फॉर्मेट पॉसिबल ही नहीं है लेबनास का, ये फॉर्मेट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। आपके पास तो y³ लिखा हुआ है। इतना स्मार्ट रहना आपके पास, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। देखा आपके पास, यस सर ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास ये dy/dx है तो y का क्यूब, y का स्क्वायर, ये सब नहीं हो सकता। तो फिर सर अभी ध्यान से देखना आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये dy/dx की वैल्यू, ये तो फॉर्मेट वैलिड ही नहीं है, आप बोल रहे हो हाँ ये फॉर्मेट वैलिड नहीं है। dy/dx इक्वल टू क्या है पता आपके पास, y/x प्लस 2y³। तो dy/dx प्लस py का तो फॉर्मेट पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर मैं थोड़ा स्मार्टली इसको हैंडल कर लूं और मैं बोलूं कि अगर मैं dx/dy लिखता तो, अच्छा dx/dy लिखते तो ये ऊपर चला जाता, x प्लस 2y का क्यूब अपॉन y हो जाता। अच्छा हाँ, फिर क्या होता, फिर dx/dy होता। फिर आपके पास अगर आप डिवाइड करते तो माइनस x/y आ जाता, और इधर y से डिवाइड होता तो कितना आ जाता, 2y² हो जाता। y से डिवाइड के तो यही आ रहा है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट आपके पास ये हो गया कि dx/dy, ध्यान देखना, dx/dy प्लस px इक्वल टू q। ये देखो सही दिख रहा है आपको। और p अगर ध्यान से अगर देखोगे तो p देखो क्या है सर, p की वैल्यू -1/y, इसका मतलब p फंक्शन ऑफ y और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल सही। q की वैल्यू कितना है सर, q की वैल्यू 2y² है और ये फंक्शन ऑफ y है, दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो पता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, दिस वन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। देखो, इसलिए दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एकदम सही दिख रहा है आपको? यस सर एकदम सही दिख रहा है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो यार मेरे पास फॉर्मेट क्या था, dx/dy। अच्छा हम तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमको क्लिक भी कर जाएगा। जब आप एग्जाम में रहोगे तो फिर तो कई बार क्लिक नहीं करता है, टीचर को तो क्लिक कर जाता है, एक स्टूडेंट को कई बार क्लिक ही नहीं करता। अभी तो आप यही पढ़ रहे हो तो दिमाग काम कर रहा है। एग्जाम में जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ, जब आप मैथ्स का क्वेश्चन देखोगे और मैथ्स में भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इतने फॉर्मेट देखोगे तो फिर बहुत अच्छा प्रैक्टिस थॉट होना जरूरी है। दिस वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर e की पावर p तो होगा, लेकिन सर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y, तो p dy होगा सर। e की पावर p की वैल्यू कितना था, -1/y था सर, और dy होगा। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, e की पावर माइनस तो था 1/y, dy क्या हो गया ln y हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो e की पावर माइनस उधर ले जाऊं तो ln y का इनवर्स, -1 इधर आ जाता है, e की पावर ln कैंसिल आउट हो गया। पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है, जो माइनस था ऊपर चला गया तो y का इनवर्स बन गया आंसर,
दैट मीन्स द 1/y इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन अगर आप मैं बोलूं कि सॉल्यूशन क्या होगा तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ी देर पहले लिखा था और विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो है y। तो x इंटू 1/y इज इक्वल टू q कितना था 2y² इंटू 1/y dy प्लस सी। वाई वाई कैंसिल आउट हुआ, एक y बच गया तो y²/2 आ रहा है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो x/y यहां से कितना आ गया, एक y कैंसिल आउट हो गया, एक y कैंसिल आउट हो गया, एक y बचा, y²/2 करूंगा तो सिर्फ y² बच रहा है, इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है y² बच रहा है और 2 कैंसिल आउट हो गया प्लस सी आ गया। पता अब x इज द सॉल्यूशन तो y का मल्टीप्लाई किया तो आपको तो x निकालना था आपके पास, तो अगर y मल्टीप्लाई कर दिया x/y आ रहा था, यस सर, तो y³ प्लस cy आ गया। ये देखो जरा ध्यान से, ये सॉल्यूशन लिखो, चाहिए सॉल्यूशन लिखो, इतना आपको दिखना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से, ये इतना आंसर। अब देखो ये फॉर्मेट जो था आपके पास है, दिखा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने का स्टाइल देखे, इसको बोलते हैं कि आपको इतना बेहतरीन टाइप से आना चाहिए, नहीं तो एक स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, वो तो dy/dx देख रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट कई बार इस बात पे ध्यान ही नहीं देता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y³ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ फॉर्मेट याद है, फिर फॉर्मेट में सेट करने की कोशिश कर रहा है और सेट नहीं हो रहा तो फिर परेशान हो रहा है, या सेट हो गया तो हैप्पी हो गया, सेट नहीं हुआ तो परेशान हो रहा है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है उसको। इसलिए पहली क्लास से मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस किया हूं। अगर आपको अच्छे से याद है तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग ही मेरा ऐसा हुआ है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपके पास ये है, यही से स्टार्ट करूंगा मैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ध्यान से सॉल्यूशन की बात करने वाला हूं, अब आपके पास ये देखो dy/dx दिख रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि यार अगर y, इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx का फॉर्मेट होगा dy/dx प्लस py इक्वल टू q, यही फॉर्मेट होगा। बट आपके पास इस वाली जगह पे यही फॉर्मेट होना चाहिए, बट अगर ऐसा है आपके पास तो आपको दिख गया कि ये वैलिड नहीं है, बिकॉज यहां पे आ गया y², ये, और यहां पे आ गया tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। इसका मतलब है कि dy/dx का फॉर्मेट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि तो नॉन लीनियर आ रहा है। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये y² और ये इसको देख के तो आपको पता चल गया तो नॉन लीनियर आ रहा है। अगर नॉन लीनियर हो गया तो, अगर सच में dy/dx का फॉर्मेट आप लिख रहे हो कि dy/dx का फॉर्मेट लिख रहे हो, लिख सकते हो आप, लेकिन ये इस फॉर्मेट में कभी नहीं आएगा, ये इस फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है, और आप जैसे ही y डिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे हो और इस फॉर्मेट में dy/dx देख रहे हो, तो फिर मैं बनाने की जरूरत भी नहीं, मेरे को दिख गया कि ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मेट है इज नॉट वैलिड, ये फॉर्मेट वैलिड नहीं है, इसलिए जबरदस्ती आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर फिर कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, dy को यहां से डिवाइड करो, 1+y² को यहां से डिवाइड करो। मतलब मैं क्या करने वाला हूं पता है, dy को यहां से डिवाइड करूंगा तो ये dx/dy आ गया, और 1+y² पूरे में से डिवाइड करूंगा, 1+y² पूरे में से डिवाइड और dy भी पूरे में से डिवाइड, तो dy यहां आ गया, वहां से गया, 1+y² उधर चला गया, पता कितना आ गया, x माइनस e⁻ tan इनवर्स y अपॉन 1+y² इक्वल टू 0। यस सर। अब ध्यान देखना, अब आपके पास पता है dx/dy, अब डिपेंडेंट वेरिएबल x है, और x अपॉन 1+y² e⁻, सॉरी ये माइनस क्यों लिखे, प्लस ही था ये, e⁻ tan इनवर्स प्लस ही है, tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। अब y का स्क्वायर है, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये लीनियर ही है, क्यों, क्योंकि इस बार ना इस इक्वेशन में ना x डिपेंडेंट वेरिएबल है, हेलो, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का स्क्वायर हो चाहे tan इनवर्स y, उससे क्या फर्क पड़ता है, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब इसका फॉर्मेट अगर देखा जाए तो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, दिख रहा है आपके पास, इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द फर्स्ट ऑर्डर LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वैलिड, बिल्कुल वैलिड, ये आपके पास फॉर्मेट आ गया, ठीक है।
तो इक्वेशन का स्टाइल क्या हो गया, dx बाई dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मेट ठीक है? यस सर, फॉर्मेट ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूं कि p की वैल्यू कितना है, तो p की वैल्यू है 1 अपॉन वाई स्क्वायर, दैट मीन द फंक्शन ऑफ y, और वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल सही है। q कितना है, q है e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी फंक्शन ऑफ y है और ये भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कोई इशू नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है e की पावर p, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y है तो p dy होगा। e की पावर p और p की वैल्यू कितना है सर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy क्या हो गया भैया सर, तो tan इनवर्स हो गया e की पावर tan इनवर्स y, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये अब मेरे को सॉल्यूशन की बात करना है, इतना सिंपल। अब अगर हमको सॉल्यूशन की बात करना है तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू dy प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेशन। यस सर, तो क्या हो गया x इंटू ई रेस पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, और क्या है भैया q की वैल्यू, q की वैल्यू है सर ई रेस पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये q है, इंटू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस पावर tan इनवर्स y, और ये dy प्लस कांस्टेंट। अरे ये तो बड़ा सा दिख रहा है, नहीं कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि पुट करो, क्या पुट करो, क्या पुट करो सर, tan इनवर्स y इक्वल टू t पुट कर लो। तो tan इनवर्स y इक्वल टू t पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये dy आ जाएगा, और ये dt आ गया। अब देखो आपका काम हो गया। कैसे काम हो गया, अगर मैं बोलूं कि ये x इंटू ई रेस पावर tan इनवर्स y है, बिल्कुल सही। अब बताओ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dt आ गया, तो e की पावर t इंटू ई की पावर t, और ये dt हो गया, नहीं हो गया, हो गया। e की पावर t आपके पास यहां पे भी था, कितना दिख रहा है, यस सर, और ये आपके पास c हो गया। तो e की पावर 2t था, तो e की पावर 2t, तो e की पावर 2t डिवाइड बाई 2 प्लस c, और ये x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। ये अब बता 2t है क्या, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या आपके पास, अगर हमको सॉल्यूशन लिखना है एक स्टेप और बढ़ा लेते कि क्या है x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, और ये कितना हो गया e की पावर 2t, और t की वैल्यू कितना था tan इनवर्स, e की पावर 2 tan इनवर्स y डिवाइड बाई 2 प्लस c। अच्छा, ऐसा सॉल्यूशन लिखा रहेगा, बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन लिखा रहेगा, जनरल सॉल्यूशन। अब tan इनवर्स अगर आपको डिवाइड करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि tan इनवर्स से मैं डिवाइड किया सर, तो e की पावर tan इनवर्स था, तो 2 tan इनवर्स था, बेस आपके पास सेम है, तो ये पावर आपके पास 2 tan इनवर्स y था, तो आपके पास ये माइनस tan इनवर्स y किया, तो e की पावर tan इनवर्स y हो गया सर, डिवाइड बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स y। ये भी आपके पास सॉल्यूशन लिख सकते हो, कैसा भी लिखा हो सकता है। कभी कभी बड़ा फॉर्मेट में रहता तो यही लिखा रहता है, बट देयर इज नो इशू। अच्छा, इसी को इजी करने के लिए बाउंड्री कंडीशन दे देते हैं। बाउंड्री कंडीशन से आपका जो कांस्टेंट है वो निकल जाता है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकल जाती है। और वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर चल ही रहा आपके पास, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आपको देखने का मौका मिलेगा, बस। ओके, यस सर। अब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक और लिया, इसके बाद फिर मैं गेट के क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को सॉल्यूशन की बात करना है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मैं ध्यान से अगर देखूं आपके पास, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपके पास हो नहीं सकता, एक साथ सेपरेट नहीं हो सकते एक्स और वाई। सेकंड चीज ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ x है, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, इसका मतलब पता है फॉर्मेट क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मेट होता है लेबनास का, ये आपके पास फॉर्मेट होता है। बट हमको दिखा कि सर ये फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई साहब? सर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस फॉर्मेट में तो सर ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो वाई स्क्वायर है सर, ये तो कॉट वाई है सर। तो सर कॉट वाई और वाई स्क्वायर है सर, तो ये लीनियर कहां हुआ? बिल्कुल सही, ये तो नॉन लीनियर हो गया सर। अगर मैं dy बाई डी एक्स का स्टाइल फॉलो कर रहा हूं तो नॉन लीनियर हो गया इस स्टाइल के अकॉर्डिंग।
इस स्टाइल के अकॉर्डिंग तो नॉन लीनियर हो गया, बट दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फॉर्मेट वैलिड नहीं है, तो नॉट वैलिड हो गया, दिस फॉर्मेट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड है। तो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है कि सर डीवाई बाई डी एक्स पहले कर लेता हूं, क्या कर लोगे डीवाई बाई डी एक्स करके, कुछ नहीं कर सकते। आपको देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, एकदम सिंपल वाई होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल वाई, सिंगल वाई, वाई ना ई की पावर में जाना चाहिए, ना वाई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, ना स्क्वायर और क्यूबिक टर्म्स होना चाहिए, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए जैसे आप देखते हो कि ये y है, इसका मतलब है कि सर अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं तो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कैसा, इफ x इज फंक्शन ऑफ y, इफ x इज फंक्शन ऑफ y, तब क्या होगा सर, x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिल्कुल सही, y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस केस में फॉर्मेट क्या होगा, अच्छा इस केस में फॉर्मेट dx बाई dy होगा प्लस px होगा इक्वल टू q होगा, ये होगा फॉर्मेट। अगर मैं ध्यान से अगर बोलूं कि dx बाय आपके पास dy बाई dx आपके पास इतना दिख रहा है, आपके पास dx बाई dy अगर मेरे को लिखना है तो 2xy 1 माइनस कॉट y है, पहले उससे डिवाइड कर लो आपके पास, यस सर। तो अगर मैं बोल दूं कि 2xy से आपके पास डिवाइड कर लेते हैं हम 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो dx बाई dy का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना मैं dx बाई dy का मल्टीप्लाई कर लूं, तो dx बाई dy इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया पहला टर्म, और यहां पे डी बाई डी एक्स बाई डी वाई करें तो कितना आ गया, 2xy माइनस कॉट वाई आ गया इक्वल टू 0। 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कॉट वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या फॉर्मेट सही है? हाँ ये फॉर्मेट सही है, ये द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, अगर मैं ध्यान से अगर बोलूं आपको कि यार ये तो आपको दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखूं तो क्या दिख रहा है, p की वैल्यू कितना दिख रहा है कि सर p की वैल्यू तो आ गया सर, क्या आ गया p की वैल्यू सर 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा हाँ, p की वैल्यू इतना आ रहा है, और q की वैल्यू सर, q की वैल्यू आ रहा है कॉट y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है ये तो p फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, बिल्कुल सर, और q भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है सर ये, देखो ध्यान से, यस ये परफेक्ट। तो कई बार आपको स्मार्ट होना पड़ता है, कई बार आपको स्मार्ट होना पड़ता है। अच्छा आगे सॉल्व होगा नहीं होगा तो आगे की बात है कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है। अगर ये मेरे पास फॉर्मेट आ गया तो मैं तो फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प लूंगा, बिल्कुल लेंगे हम। तो क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर ये p और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy। e p की वैल्यू है कितना, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये dy। ध्यान से देखो इसमें क्या पुट कर सकते हैं अपन सॉल्व करने के लिए, पुट क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2y dy इक्वल टू dt, तो 2y dy की जगह dt आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e की पावर ये dt हो गया और डिवाइड बाय t हो गया। अब ऐसा अगर है आपके पास तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई e की पावर ln mod t या सिंपली t यार, मतलब आंसर कितना आ गया, e की पावर ln था तो t आ गया, t की वैल्यू कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं कि सॉल्यूशन क्या होगा सर, सॉल्यूशंस की अगर आप बात कर रहे हो तो ये हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, बार बार मैं इसलिए लिखता हूं कि अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए और सोच भी अच्छा होना चाहिए, dy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी x का मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ, यस सर। और ये कितना हो गया q की वैल्यू, अच्छा q की वैल्यू को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि q की वैल्यू था कॉट y, q की वैल्यू था कॉट y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy प्लस सी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन आ गया कॉट y dy। अच्छा कई बार मैं पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट y क्या होता है तो कई लोगों को याद नहीं आता, और आसान भी नहीं है कि हर बार आपको हर चीजें याद हो, हर बार आपको हर चीज याद हो, ऐसे मैं मानता भी नहीं हूं। किसी को याद है तो अच्छी बात है, कुछ गिनती के लोग होते हैं। अगर मैं किसी को बोल दूं कि यार ये रिजल्ट पता क्या है,
x इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं बोल दूं कि इंटीग्रेशन कॉट वाई ln साइन एक्स प्लस सी, ये ln साइन एक्स है। अब कोई बोलेगा सर कैसे, हाउ सर, मतलब ये सबको याद नहीं हो सकते। ln साइन वाई जी, ln साइन वाई, ये आंसर है। वन प्लस वाई स्क्वायर से तो डिवाइड कर दो, तो अगर x की वैल्यू निकालना है तो आ गया ln साइन वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अगर एग्जाम में कोई सॉल्यूशन लिखेगा तो कोई ऐसा लिखेगा या तो ऐसा लिखेगा, द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको ना हर बार हर बातें याद नहीं हो सकती एक नॉर्मल स्टूडेंट को। नॉर्मल स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम्स है कि कॉट वाई था और वो डी वाई पे अटका हुआ था। एक होशियार स्टूडेंट को तो बहुत सारे रिजल्ट याद होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं, आपका मैथ्स अच्छा करो। कॉट क्या होता है सर? कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन लिखो ना यार, ये देखो यही था ना, इसी को सॉल्व करना है ना। यस सर, इसी को सॉल्व करना है। अब मेरे को बताओ यार, साइन वाई को अगर मैं t मान लूं तो क्या होगा? तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी हो गया। अब देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है सर, ये हो गया सर कॉस वाई डी वाई डी टी हो गया, और ये कितना आ गया? t आ गया सर। तो कितना हो गया सर? ln मॉड टी या ln t, ln मॉड टी या ln t। अब t की वैल्यू कितना है सर? t की वैल्यू तो साइन वाई है, तो ln मॉड साइन वाई, ऐसा लोग लिखना पसंद करते, और कुछ लोग मॉड नहीं लगाते तो ln साइन वाई। देखो आंसर आ गया आपके पास, ये इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई, ये इतना आ गया आपके पास, जो आप डायरेक्ट लिखे थे ln साइन वाई। तो ऐसा मानना बड़ा आसान नहीं है कि कोई मैं मानूं कि यार ये सबको याद आता होगा, लेकिन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो बड़ा गुड आइडिया होना चाहिए। तो ये बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपको कॉट का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता और आप बोल रहे हो कि सर मेरे को ना रिजल्ट पता है ना मेरे को सॉल्व करना आता है, तो ये तो नेक्स्ट कैटेगरी हो गई कि आपको रिजल्ट भी नहीं पता और सॉल्व भी करना नहीं आता। नेक्स्ट कैटेगरी नहीं हो गई कि सर मेरे को सॉल्व करना भी नहीं आता और रिजल्ट भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हो। ठीक है, तो यहां से आपके पास हो गया, इसका मतलब ये यहां तक मैं पूरे एग्जाम्पल करवा दिया। अब मैं यहां से आपके पास गेट के क्वेश्चंस, आपके पास यहां से क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुंच गए, और यहां से मैं गेट के क्वेश्चन कराऊंगा। यहां से मैं गेट के क्वेश्चन करवाने वाला, और लाइन से गेट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ये हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम गेट के क्वेश्चन देखेंगे कि गेट में क्या आ चुके आए हैं, मतलब इसके पहले जो भी आईआईटी के प्रोफेसर जो क्वेश्चन फ्रेम किए उन क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। एक बेसिक तो हम एक आइडिया ले चुके हैं, क्योंकि मैं सॉल्व इतने सारे एग्जांपल में सॉल्व कराया आपको, तो एक आइडिया आपके पास आ चुका है। अब हमको देखना है कि आईआईटी के प्रोफेसर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एकदम टफ पूछते हैं या फिर जिस तरीके से पूछते हैं उसको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन को देखते जाते हैं। ये 1997 इतना पुराना क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 यहां तक आ चुके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में। बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py equal to q is a linear equation of the first order only if, तो इसके बारे में तो हम जानते हैं। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे p क्या है, बोला p कांस्टेंट है बट q इज ए फंक्शन ऑफ y। नहीं भैया, q फंक्शन ऑफ y नहीं होता, गलत है। p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट फंक्शन ऑफ y नहीं होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, गलत। p इज फंक्शन ऑफ y, नहीं, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि p और जो q होते हैं वो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही x है यहाँ पे। q भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये आपको बता चुका हूं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो डी आंसर था दिल्ली। 2014 का एक क्वेश्चन आईआईटी खड़गपुर का, और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो इक्वेशंस है, बोला कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया तो आईएफ भी पूछ लिया। अब अगर मेरे से कोई आईएफ पूछ रहा है तो ध्यान से देखो, आपके पास डीपी बाई डी है, इसमें आपको बताना कि यार इसमें क्या है, पी क्या है, पी सर डिपेंडेंट वेरिएबल है, चलो अच्छी बात है यार, और टी क्या है, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल। तो dp बाई dt प्लस k2p, यस सर, और k1 L नॉट e की पावर माइनस k1t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर e की पावर, जब हम p लिखते हैं तो p तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो k2 है वो होगा आपके पास
तो अब यहाँ पे p नहीं लिख सकते क्योंकि p डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, क्योंकि देखो ना ऐसा लिख सकते हैं, अभी आपके पास इसमें कंफ्यूज होगे नहीं तो क्या p dt लिख दोगे, अगर आप ऐसा p dt लिख दोगे तो कि सर ये तो मेरे पास फॉर्मूला इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, यहाँ पे p की जगह यहाँ पे k2 है, तो ये अभी आपके पास गलत हो गया। एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की जगह जो ये फॉर्मेट है आपके पास, ये k2 और ये आपके पास dt हो गया, और ये आपके पास आंसर आ गया e रेस पावर k2t द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, अगर आपको दिखा दूं मैं कि इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास जब इक्वेशन होता है कि dy बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, ऐसा सपोज करो, ऐसा इक्वेशन है। अब ध्यान देखो कि यहाँ पे y क्या है, सर यहाँ पे जो y है वो आपके पास जो है यहाँ पे p है, और यहाँ पे जो p है वो है k2। देखो जरा ध्यान से, y की वैल्यू p है और p की वैल्यू k2 है, दिख रहा होगा आपके पास। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि जो p है आपके पास वो फंक्शन ऑफ कांस्टेंट होगा, ये p जो है फंक्शन ये कांस्टेंट है, और जो q है वो कितना आपके पास पता है, k1 l नॉट e की पावर माइनस k1t फंक्शन ऑफ t, k1 l नॉट e रेस पावर माइनस k1t द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस द t। बिल्कुल सही, कोई इशू है नहीं। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर k2t, e की पावर k2t इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये। तो ऐसा ना हो कि आप बोल दो कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e की पावर इंटीग्रेशन p dt होगा, और अब आप सोच रहे हो नहीं यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे p की जगह k2 है, यहाँ पे तो p डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली, वो p और q का स्टाइल नहीं है। ध्यान देखो आपके पास p एक्चुअली y जो है वो p बन गया, और जो p था वो k2 बन गया यहाँ पे, देखो। तो इसलिए हमको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि स्टाइल अगर कोई कुछ लिखा भी है तो हमको एकदम आइडिया हो। तो एक्चुअली हमारे पास आ गया k2 और dt, फिर हम सॉल्व कर लिए। तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कोई दे सकता है, इसलिए आपको फॉर्मेट बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। उनको पता है सभी लोग पी और क्यू यूज करते, परेशान कर दिए, पी लिख दिए डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। अब अगर 2021 के क्वेश्चन, आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन ले रहा हूं 2021 का, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 51 यहां तक पहुंच गया। बोला कि इफ के इज ए कांस्टेंट, ठीक है, तो सी की जगह के लिखा हुआ है पूरे ऑप्शंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द जनरल सॉल्यूशन, तो ठीक है, बाउंड्री कंडीशन तो दिया नहीं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या दिया आपके पास, अगर ध्यान से अगर मैं देखूं कि लिखा कैसे है तो आपको दिखेगा सर dy बाई डी एक्स, इक्वेशन क्या लिखा है माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 है सर। अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हमारा फॉर्मेट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू कितना है सर, p की वैल्यू है -1 बाई एक्स, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x सर, जिसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। q कितना है सर, q इक्वल टू 1 है सर, दैट मीन्स कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। ये अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड आउट करना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल देते हैं कि सर e की पावर इंटीग्रेशन p और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो p dx क्या हो गया भैया, ए की पावर p की वैल्यू कितना है बोले -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एक्स और dx, तो क्या हो गया e की पावर सर माइनस ln x हो गया सर ये। और अगर ऐसा लिखना है तो e की पावर ln और x का इनवर्स, तो एक्चुअली x इनवर्स है जिसको 1 बाई एक्स बोल सकते हो आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। देखो जरा ध्यान से, यस सर। अब अगर मेरे को सॉल्यूशन की बात करना ही है, तो अब मेरे पास आ गया कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्या होगा भैया y की वैल्यू, सर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था बोले 1 बाई एक्स था, तो 1 बाई एक्स हो गया। q कितना है, q की वैल्यू बोले 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स है, dx प्लस c, तो ये y बाई एक्स है, ये है 1 बाई एक्स dx, पता है ये ln x हो गया। ln mod x भी लिख सकते हो आप, ये ln x भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, प्लस कांस्टेंट c, सिंपली ln x भी लिख सकते हो। मैं बोला अभी 10 में से 8 लोग तो मॉड लगाते भी नहीं, आईआईटी के प्रोफेसर 2 लोग लगाते हैं, तो अपने को कोई इशू नहीं है। बताओ ln x है तो y की, अच्छा c की जगह k लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था k, तो मैं k लिख दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। k गिवन था तो k लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन था k। अच्छा जब मेरे पास पूरा ln है तो मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, चाहूं तो मैं k को ये k को ln k भी लिख सकता हूं, यस सर। ये
अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ln x प्लस ln k, कोई इशू? नो इशू, इंडिकेशन कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम, बता चुका हूं, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली ये y बाय एक्स की वैल्यू कितना आ गया सर, ln kx आ गया सर, ln kx आ गया। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्यूशन सर, x ln kx आ रहा है, x ln kx आ गया सर। चेक करो, x ln kx, x ln kx, बी आंसर बॉम्बे सर, बी आंसर बॉम्बे, इज सिंपल 2021। देखो ध्यान से, तो आपको ये सब आना चाहिए। जब ln का टर्म्स आता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप ln के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ln a प्लस ln b, फिर आपकी तरफ से फॉर्मूला लगाना है कि ln a प्लस ln b इक्वल टू ln ab, इतना सा फॉर्मूला यूज करना आपको, बस नथिंग एल्स। ये सी की जगह के लिखा है, क्वेश्चन में मेंशन था 2011 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बोला था सॉल्यूशन चाहिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का विद द इनिशियल कंडीशन। जब इनिशियल कंडीशन दिया रहता है इसका तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहीं नहीं दिख रहा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, कोई इशू नहीं है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी अपॉन एक्स। इतना सिंपल फॉर्मेट है कि कोई भी बोल सकता है कि सर ये तो एग्जाम में इसको देख के कोई हैप्पी हो सकता है कि सर ये तो कुछ करना ही नहीं था। क्यों सर, सब कुछ दिख रहा था, इतना सिंपल फॉर्मेट, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं कंपेयर करूं तो p की वैल्यू 1/x है, दैट मीन्स द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और q की वैल्यू कितना है, तो बोले q की वैल्यू x है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल एकदम सिंपल, नहीं था सिंपल? यस सर, एकदम सिंपल है। और अगर मैं बोलूं कि यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर e की पावर p और dx सर, बट p की वैल्यू है कितना, बोले 1/x है सर। तो जब इसको सॉल्व करते तो e की पावर ln x आएगा और ये आंसर x आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये तो x आ गया, तो अब मैं कलर चेंज करता हूं और बोल रहा हूं कि तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपके लिए लिखता हूं बार बार, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो x है, देयर इज नो इशू, y इंटू, और ये आ गया y इंटू x, और q की वैल्यू कितना था सर, q की वैल्यू था सर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x था, dx प्लस c था। तो सर ये yx हुआ और ये कितना हो गया सर, ये एक्स स्क्वायर था तो एक्स क्यूब बाई 3 हो गया सर। ठीक है, अब मेरे को c की वैल्यू निकालना है। c की वैल्यू निकालने में बोल रहा है कि ये है आपके पास कंडीशन, द बाउंड्री कंडीशन। जब मैं बाउंड्री कंडीशन किसी में पुट करता हूं, ये बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल वैल्यू, द बाउंड्री कंडीशन, तो वो जो सॉल्यूशंस होता है, ये भी आपके पास जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन है, द जनरल सॉल्यूशन। अब जैसे मैं बाउंड्री कंडीशन पुट करूंगा, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू 1, x इक्वल टू 1 तो 1/3 प्लस c, इसका मतलब है c की वैल्यू कितना निकला, 1 माइनस 1/3 सर, 2/3 निकला c की वैल्यू। इसका मतलब 2/3 अगर c की वैल्यू निकला है, तो फिर तो मेरे पास yx की वैल्यू आ गई कि yx इक्वल टू कितना था, ये x क्यूब बाई 3 था सर, x क्यूब बाई 3 था प्लस c था, तो yx x क्यूब बाई 3 प्लस c की वैल्यू कितना निकला था सर, 2/3 सर। चलो x से डिवाइड कर देते हैं, x गया तो x स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/3x, ये आपका आंसर है, सॉल्यूशन है। और ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिख रहा है आपको? यस सर। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 3, ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर बाई 3 सर, और वो कितना आया सर, वो आया 2/3x, कहीं दिख रहा है 2/3x? यस सर, डी आंसर दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है सर, बिल्कुल सही है, दिल्ली आ गया आंसर, कोई इशू नहीं। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना था, इतना सिंपल क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है कि आपको कुछ करना भी नहीं था। अब ये आपके पास, अगर मैं ध्यान से बोलूं कि क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, ये 2012 का क्वेश्चन, इसमें एक जगह पे बस मिस्टेक ये है कि ये ऑप्शंस में ये आर तो कहीं दिख नहीं रहा, तो टी है, ये टी स्क्वायर है। आंसर क्या है इस बात नहीं है, बस वो आर नहीं हो सकता। चलो ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 53 पे पहुंच गया। बोल रहा है विद इनिशियल कंडीशन x 1.5 ऐसा करके लिखा है, ये गिवन इनिशियल कंडीशन, ये गिवन है सर। x1 लिखा है, इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू 0.5 पे, किसकी वैल्यू पे? ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। यहाँ पे देखो आपके पास इक्वेशन में दिख जाएगा आपको, ठीक है सर। अगर मैं ध्यान से देखूं कि इक्वेशन देखो कैसे, t dx बाई dt प्लस x है। अगर मैं बोलूं कि सर इसको अगर मैं dx बाई dt टी से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा
सर x बाई टी होगा और t से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो आपके पास इसमें क्या है सर, ये x डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही, और t सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सर ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, किसी में कोई इशू नहीं सर, ये बिल्कुल। इसका मतलब है कि इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं तो क्या होगा, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मेरे को इसका फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट लिखूं पहले, मैं फॉर्मेट लिख लेते पहले कि dx बाई डी टी प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है 1 बाई टी और p की वैल्यू है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स द t, और q की वैल्यू है कांस्टेंट, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दिख रहा है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो e की पावर p और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो है dt, तो e की पावर p की जगह क्या था सर, p की जगह जो था 1 बाई टी था सर, 1 बाई टी था, तो ये dt हो गया, तो e की पावर ln t आ गया, इसका मतलब t आंसर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। t है क्या, बोले सर t है, तो t आपके पास ये आ गया, इतना लिखा देखो ध्यान से, यस सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मेरे को सॉल्यूशन अगर लिखना है आपके पास, तो सॉल्यूशन अपन लिख लेते हैं अभी। इस सॉल्यूशन अगर मेरे को लिखना है तो ये आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो था dt प्लस ये। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बोले x है, इनटू इंडिपेंडेंट, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, बोले t, तो x इंटू टी हो गया। q की वैल्यू कितना था, बोले 1 था, तो 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर t dt प्लस सी। अब देखो एक्स टी हो गया, इसका आंसर कितना आ गया सर, टी स्क्वायर बाई 2 सर प्लस सी ये। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था पता है, गिवन क्या था, देखो गिवन क्या था, गिवन क्या था, एक्स ऑफ कितना था, एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 0.5, एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 0.5, इसका क्या मतलब पता है, टी इक्वल टू 1 पे एक्स की वैल्यू 0.5, ये क्लियर रहना चाहिए आपको, टी इक्वल टू 1 पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी इक्वल टू 1 पे एक्स की वैल्यू 0.5 है, तो टी की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 और टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, 1 बाई 2 आएगा 1 का स्क्वायर प्लस सी। ध्यान से देखो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 जीरो आ गया यार, इसका मतलब है सी की वैल्यू जीरो आ गई। अगर सी की वैल्यू जीरो आ गई तो पता क्या हो रहा है, ये हो गया एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू टी से डिवाइड करो तो एक्स की वैल्यू टी बाई 2 आ रहा है, ये सॉल्यूशन, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक्स के लिए टी बाई 2, कहीं पे ऑप्शन था एक्स के लिए टी बाई 2, एक्स के लिए टी बाई 2, डी आंसर था सर दिल्ली, देखो डी आंसर आ गया, सिंपल। दिख रहा आपको, यस सर। हाँ कभी कभी लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं तो वो सोचते हैं कि सर ये तो दिया ही था एक्स इक्वल टू 1 पे 0.5 पे, तो टी की वैल्यू 1 पे 0.5 आना चाहिए एक्स के लिए, तो टी इक्वल टू 1 पे देखो एक्स के लिए 0.5 आ रहा, सब ऑप्शन में आ रहा है, ये तो 0.5 था ही, ये देखो 1 का स्क्वायर बाई 2, तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं अभी। अगर मैं बोलूँ कि टी इक्वल टू 1 पे एक्स के लिए 0.5 आना चाहिए, चार ऑप्शन आ रहे हैं, तो इतना तो वो लोग भी स्मार्ट होते, बट फिर भी केयरफुल रहना आपको, जो इनिशियल कंडीशन दी वो चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है सर। अब मैं 2020 के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 2020 क्वेश्चन नंबर 54 तक पहुंच गया अपन स्टोरी। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बिलो द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू ln 2, बोल रहा है y की वैल्यू बता दो भाई, x इक्वल टू ln 2 पे y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ln 2 दिया, log नेचुरल 2 दिया, और इनिशियल वैल्यू गिवन था y0 इक्वल टू 1 और राउंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, y0 गिवन है, dy बाई dx की वैल्यू आपके पास गिवन है, इतना दिख रहा है आपके पास। अगर मैं ध्यान देखूं इधर यहाँ से गिवन लिखा हुआ है, बट यही से स्टार्ट कर सकते कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात अगर करना स्टार्ट करूं तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्पेस अच्छा खासा है। अगर मैं बोलूं कि देखो ये इक्वेशंस क्या दिख रही है, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, यस सर, पी वाई लिखूं तो प्लस वाई लिखूं, यस सर, इक्वल टू 2x लिखूं, ये तो परफेक्ट फॉर्म है। किस चीज का परफेक्ट फॉर्म है सर, इस चीज का परफेक्ट फॉर्म है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू सर, इसका परफेक्ट फॉर्म, और p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स द कांस्टेंट, कोई इशू इसमें नहीं सर, और q की वैल्यू क्या है 2x, मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें भी कोई इशू नहीं, इसमें भी कोई इशू नहीं।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो p dx इज वेरी सिंपल। p की वैल्यू कितना है 1 है, तो dx की वैल्यू x हो जाएगी, तो e की पावर x द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि p की वैल्यू 1 था। देखो जरा ध्यान से। यस सर। अब अगर मेरे को सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन क्या होगा सर? सॉल्यूशन होगा y डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल ना, इज ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है। अब क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू सर? e की पावर x। q कितना था सर? q की वैल्यू 2x था, 2x e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, इसको आइलेट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो y e की पावर x है, ये 2 आ गया। आइलेट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, आपको बताया था मैं आइलेट फॉर्मूला कि अगर u और v है, अगर आपके पास u और v अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिख दिया माइनस ये u डेस है इंटीग्रेशन v dv और फिर से v dv, ऐसा लिख दिया। ये देखो आपके पास ये बाय पार्ट आपके पास इंटीग्रेशन होता है। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है और आइलेट के अकॉर्डिंग x पहले होगा, तो मैं अगर यहाँ पे अच्छे से लिख दूं, इससे देखो ये x आएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना आएगा 1 आएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर x x आएगा, और फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो भी e रेस पावर x आएगा। इतना आ रहा आपके पास ये और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट आ गया y e की पावर x इक्वल टू 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। क्या गया? अगर मैं बोल दूं कि e की पावर x कॉमन ले ले यहां से, तो x माइनस 1 प्लस c और y e की पावर x। अब क्या गिवन था देखना, क्या गिवन था अब देखते हैं। तो y0 इक्वल टू 1 था। जब y0 इक्वल टू 1 दिया, इसका क्या मतलब है पता है? y0 इक्वल टू 1 का मतलब x इक्वल टू 0 पे y0 इक्वल टू 1 दिया, इसका मतलब है x इक्वल टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए 0 है, और जो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है। ये आपके पास गिवन है। x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो e की पावर 0, x की वैल्यू 0 तो 2 e की पावर 0, और x की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 1 प्लस c। ये कितना आ गया? 1 आ गया। ये कितना आ गया? माइनस 2 आ गया, प्लस c आ गया। c की वैल्यू 3 आ रही है, c इज 3। c की वैल्यू को पुट कर दो भैया, अपन c की वैल्यू को पुट कर दो, तो मेरे पास आ गया y e रेस पावर x इक्वल टू 2 e रेस पावर x x माइनस 1, यस सर, प्लस c की वैल्यू 3 आ गया। ये मेरे पास आंसर है। अगर मैं बोलूँ कि y की वैल्यू कितना है, तो 2 x माइनस 1 प्लस 3 e रेस पावर माइनस x, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। दिस अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट मेरे से पूछा क्या गया है? क्या ये पूछा गया? नहीं, मैं से पूछा गया है कि आप ln2 पे y की वैल्यू बताओ, ln2 पे y की वैल्यू। अब x इक्वल टू ln2 पे अगर मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू 2 ln2 माइनस 1 प्लस 3 e रेस पावर x इक्वल टू ln2, तो 2 का इनवर्स आपके पास हो गया 1/2। यस सर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास कितना आ गया? 2 ln2 0.693 होता है, वैसे कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। ये कितना हो गया? 3 e की पावर ln2 का इनवर्स हो गया है, ये माइनस 1 सामने है, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू ये y की वैल्यू, और ये 2 का इनवर्स आ गया, तो ये रिजल्ट कितना हो गया? e की पावर ln2 का इनवर्स, इसका मतलब है 2 का इनवर्स बचा, ये 1/2 बचा है, तो पूरा 3/2 बचा। तो अगर मैं बोलूं कि कितना आपके पास आंसर आ गया, तो चेक कर लेते हैं अपन। ये आंसर आ गया अपने पास 0.693 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 0.614 प्लस 3/2 प्लस 1.5, 0.886 आ रहा है, 0.886 इज आंसर।
0.886 वाई का आंसर आ गया। ठीक, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप था और आपको पुट करना था एग्जाम में 0.886, ये 0.886। तो ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई इशू नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको फिर से देखने को मिलेंगे जब आप पेपर दोगे। तो आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए लिखने का, सॉल्व करने का, और कि भाई मेरा गलत नहीं होगा, मैं पूरा अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2005 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 पे पहुंच गया था, दिख रहा है आपके पास। अब अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास, जैसे यहाँ पे dx बाई dy नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर है, तो x तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें अगर मेरे को सॉल्व करना है, ऑप्शन तो दिया आपके पास, बट इसमें अगर मेरे को सॉल्व करना है और इनिशियल वैल्यू भी गिवन है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो x कैंसिल आउट हो गया, 2y अपॉन एक्स हुआ। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 ln x अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो x क्यूब आ गया, ये आ गया। अगर मैं बोलूँ कि ये फॉर्मेट देखोगे क्या आप, तो मैं बोलूंगा यस, बिल्कुल देख सकते हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू कितना आ रहा है, p की वैल्यू आ रहा है 2/x, मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही है। q की वैल्यू कितना आ रहा है, q की वैल्यू आ रहा है 2 ln x अपॉन एक्स क्यूब, ये भी तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर p और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, ए की पावर और p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू है 2/x और dx, ए की पावर 2 ln x, तो ये आ गया x e की पावर ln x का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया x का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, यस सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इक्वल टू क्या है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था सर, एक्स स्क्वायर था। q कितना है, अच्छा q जो है वो 2 ln x है, 2 ln x अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखा जाए तो ये वाई एक्स स्क्वायर, ये है 2 ln x और डिवाइड बाई एक्स है और ये डी एक्स है प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से अगर मेरे को देखूंगा तो मेरे को दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि यहाँ पे पुट करना चाहिए मेरे को ln x इक्वल टू टी पुट कर लेता हूँ। तो ln x इक्वल टू अगर मैं टी पुट करूंगा तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब है कि ये तो वाई एक्स स्क्वायर था, इसको कुछ मत करो, ये कितना था 2 था, और ln x डी एक्स अपॉन एक्स डी टी आ गया, और ln x को t माने से तो 2t dt आ गया प्लस सी। टी स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और टी स्क्वायर बचेगा, तो वाई एक्स स्क्वायर इतना आ रहा है। अगला स्टेप जो हो गया, ध्यान रखना, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी। तो वाई एक्स स्क्वायर टी था क्या, टी था सर ln x, तो ln x का होल स्क्वायर प्लस सी। अब देखो गिवन क्या था, ध्यान देखना, गिवन क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन था, बोले y1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, y दैट मीन्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स द 1, यही था। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0 थे तो 0 हो गया, और x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो ln 1 इसका होल स्क्वायर भी करूंगा, तो भी सी का आंसर 0 आ रहा है, सी का आंसर 0 आ रहा है तो भी। और अगर सी का आंसर 0 आ रहा है तो फिर कलर चेंज कर लेता हूं, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया सर, ln x का होल स्क्वायर है ये। अब क्या पूछा था, अब मैं से पूछा क्या है, सी तो 0 आ गया, मैं से पूछा है कि वाई ई की वैल्यू निकालो, मैं से क्या पूछा है, वाई ई की वैल्यू निकालो। जब मैं से कोई पूछ रहा है वाई ई की वैल्यू निकालो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इक्वल टू ई पे। तो जैसे मैं y इंटू ई स्क्वायर किया, क्योंकि x की जगह e है, और ln e किया
इसका स्क्वायर, ln ई क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो y का आंसर कितना आ गया 1 डिवाइड बाई ई का स्क्वायर, और ये आंसर है 1 अपॉन ई स्क्वायर इज द आंसर। चेक करो, ठीक है, डी आंसर दिल्ली। ये 2005 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। अब चलो 2006 का क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन नंबर 56, एक सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आपके पास हम फाइंड आउट करने जाएंगे। आपके पास फॉर्मेट क्या दिख रहा है, बोले सर dy बाई डी एक्स प्लस कितना है 2xy इज इक्वल टू कितना है e रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही है। तो सर ये तो फॉर्मेट वैसा आ गया, कैसा सर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिख रहा है आपके पास, वेयर p इक्वल टू कितना आ रहा है, बोले p की वैल्यू सर 2x आ गया, और q कितना आ रहा है, तो q की वैल्यू e रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कितना दिख रहा है। तो p भी आ गया फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बार बार मैं आपके लिए लिखता हूँ, और q भी आ गया फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई इशू है नहीं मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आ जाना चाहिए। इंटीग्रेटिंग जब फैक्टर आप निकालते हो तो e की पावर इंटीग्रेशन p और dx, ये आपके पास e की पावर, और p की वैल्यू कितना है सर 2x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 करूंगा तो e की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यस सर, इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अब क्या हुआ, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो y इंटू ई की पावर कितना है एक्स स्क्वायर है, q कितना था, q देखो सर q है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड करेंगे तो भैया e की पावर तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर 0 dx प्लस सी, e की पावर 0 मतलब 1, तो dx प्लस सी, तो आंसर आ गया x प्लस सी, y e एक्स स्क्वायर। ये इतना आ रहा आपके पास। अगर आपका इतना आंसर आ गया कि y e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी, गिवन क्या था, फिर से गिवन लिख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, चेक कर लेते, देखना ध्यान से, कुछ भी टफ नहीं। y0 इक्वल टू 1 है, y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है सर, x दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 0, y दैट मीन्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1। इसको आपको पुट करना है, तो सर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ई की पावर 0 का स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 है प्लस सी, तो कितना आ गया 1 ई की पावर 0 प्लस सी, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू 1 आ रही है। अगर c की वैल्यू 1 आ गया तब तो मेरे पास आंसर आ गया, क्या y e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y का आंसर आ रहा है x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स, कुछ गड़बड़ कर दिया अपन। c की वैल्यू कितना आया था, c की वैल्यू 1 था ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ, सॉरी c की वैल्यू तो 1 था ना, तो x प्लस 1 हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ कर दिया। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 1, और ये आ गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, c की वैल्यू 1 निकाले ना अपन, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास x प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बी आंसर आ रहा है x प्लस 1, ठीक है, बी आंसर, बॉम्बे आंसर आ गया। देखो जा ध्यान से, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई भी सुनिए। अब ये 2009 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे पहुंच गए अपन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशन, इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कुछ भी नहीं आपके पास क्वेश्चन में। अगर ध्यान देखोगे तो x डिवाइड बाई डी एक्स है, और अगर मैं बोलूँ कि ये तो dy बाई डी एक्स है, x से डिवाइड कर दो तो y बाई एक्स आ जाएगा, और x की पावर 4 एक्स क्यूब आ जाएगा। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता फॉर्मेट, क्योंकि परफेक्ट फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स। बार बार आपके लिए लिखता हूँ, एग्जाम में तो आप इतना लिखोगे नहीं, आप तो तुरंत ही सॉल्यूशन पे आ जाओगे। p की वैल्यू कितना है, तो p की वैल्यू है 1 बाई एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। q की वैल्यू कितनी है, तो q की वैल्यू है एक्स क्यूब, अगेन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही बात है एकदम, कोई इशू नहीं सर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर मैं बात कर लूं कि यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ए की पावर पी डी एक्स, और ए की पावर पी की वैल्यू कितना है, तो बोले पी की वैल्यू 1/x है, बहुत आता है 1/x। इससे होता क्या है, ए की पावर ln x हो जाता है और आंसर x आ जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन क्या है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स द x। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया x, q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू है x क्यूब, और ये है x dx प्लस सी, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर 4 था तो 5/5 आ गया प्लस सी। इसका मतलब है नेक्स्ट पेज में अपन इनिशियल वैल्यू पुट कर देंगे, x की पावर 5/5 प्लस सी। क्या भी है गिवन, ये देखो, बस अब आंसर आने वाला है। कैसे आंसर आने वाला है, आपको गिवन था y1 इक्वल टू 6/5, y1 इक्वल टू 6/5। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है x दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स 1, y that means the dependent variable that means the 6/5। ठीक है, तो y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो 1 की पावर 5/5 प्लस c, c की वैल्यू आ रहा है 6/5 माइनस 1/5 मतलब 5/5 दैट मीन्स द 1, तो c इक्वल टू 1 आ गया। अगर c की वैल्यू 1 आ गई तो मेरे पास सॉल्यूशन कितना आ रहा है, yx इक्वल टू x की पावर 5/5 और c की वैल्यू 1 आ गया, तो y की वैल्यू आ रहा है x की पावर 4/5 प्लस 1/x इज आंसर। x की पावर 4/5 और 1/x, x की पावर 4/5 प्लस 1/x। ध्यान से अगर जब देखा गया तो ए आंसर आ गया, देखा आपके पास, यस सर ए आंसर, कोई इशू नहीं। 2019 के क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ गया अपन। क्या है क्वेश्चन 58, द डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस 4y इक्वल टू 5 इज ए वैलिड इन द डोमेन 0 to 1। आपके पास y0 इक्वल टू 2.25 है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन इनिशियल वैल्यू दिया है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को देखूं कि dy by dx प्लस 4y है, इस वाले फॉर्मेट को अगर मैं देखूं कि सर ये फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, दोनों ही कांस्टेंट है सर, p की वैल्यू 4 है दैट मीन्स द कांस्टेंट, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं होगा, और q की वैल्यू भी कांस्टेंट है दैट मीन्स द 5, तो कोई इशू ही नहीं है, तो एकदम आसान फॉर्म हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात की जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी कोई इशू नहीं दिख रहा क्योंकि e की पावर p dx होगा, और p की वैल्यू कितना था सर 4, तो 4 dx, तो a की पावर 4x आ गया दैट मीन्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इतना। अब अगर मेरे को सॉल्यूशन की बात करना है कि सर सॉल्यूशन लिख लेते सर, अपन सॉल्यूशन लिख लेते, ध्यान रखते हैं ना, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना सर, e की पावर 4x, देखते जाना ध्यान से, e की पावर 4x है, q की वैल्यू कितना था 5 था सर, कितना था 5, तो 5 e की पावर 4x dx प्लस c है, तो y e की पावर 4x है, ये कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा e की पावर 4x प्लस c। कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशन देखो जरा क्या दिखा है सर, बाउंड्री कंडीशन y0 इक्वल टू 2.25 225/100, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 दैट मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y इक्वल टू 2.25 दैट मीन्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यस। अब अगर मैं बोलूं कि सब बातें अगर देख रहे हो तो y की वैल्यू है 2.25 और x की वैल्यू है 0, तो e की पावर 0 आ गया, ये 5/4 आ गया, ये भी e की पावर 0 आ गया प्लस c आ गया। ध्यान से देखा जाए तो 2.25 ना 9/4 होता है, 225/100 करोगे तो 25 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, 9/4 इक्वल टू 5/4 प्लस सी। ध्यान देखा जाएगा तो c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है 9/4 माइनस 5/4, 4/4, 1 आ रहा है c की वैल्यू। अगर c की वैल्यू 1 आ रहा है तो मेरे पास रिजल्ट आ गया y e की पावर 4x और 5/4 e की पावर 4x प्लस c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू आ गया 5/4 और e की पावर -4x,
द पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेक करेंगे अपन। 5/4 है और e की पावर -4, 5/4 मतलब 1.25 होता है, 1.25 ये 1.25 प्लस e की पावर -4x, ये आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसका कोई नीड नहीं था। इस क्वेश्चन में जो आपके पास x का जो रेंज गिवन था उसमें कोई इशू नहीं था। यहाँ पे वैलिड इन द डोमेन x = 0 to 1 लिखा है, इसका कोई भी यूज नहीं था। 0 से 1 है तो x की वैल्यू 0 दिया, 2.25 तो रेंज के अंदर ही वैल्यू दी है, तो इसका कोई खास यूज नहीं था इस जगह। बस ध्यान से हमेशा देखना है इस क्वेश्चन में, नो यूज इन दिस क्वेश्चन, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं था। 0 से 1 x वेरी कर रहा है आपके पास, x = 0 पे 2.25 दिया, तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट का कोई इशू है करके, तो वो नहीं भी लिखता तो भी कुछ नहीं था। वो कहीं कभी कभी जब जरूरत होती है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन इस जगह पे कुछ भी नहीं था इशू। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है कि इस पॉइंट पे इनवैलिड हो जाए। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। तो ये आंसर आ गया आपके पास। ये 2021 का क्वेश्चन ले रहे हैं IIT बॉम्बे का, और मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 59 पे। देखने में बड़ा अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन। इफ y of x satisfied the differential equation sin x dy by dx plus y cos x = 1 subjected to the condition, इनिशियल कंडीशन दी है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है π/6 पे, मतलब वैल्यू पूछा है सॉल्यूशंस की। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये क्या है, तो मेरे को तो दिख रहा है कि dy by dx है, ये प्लस sin x से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो y और cos x अपन sin x कर रहा हूं, तो ये cot x हो गया, या cos x अपन sin x भी लिख सकता हूं मैं। cos x अपन sin x लिखना है तो cos x अपन sin x लिखो, cot x नहीं लिखना है तो cos x तो था ही, और डिवाइड बाई sin x लिख दिया, और ये 1/sin x हो गया। ध्यान से अगर मैं देखूं कि ये क्या है, तो कोई भी सुनिए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx प्लस पी वाई। अच्छा सर, ये तो नॉन लीनियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, y के साथ कुछ नहीं, x के साथ साइन हो, इनवर्स हो, कुछ भी हो। ये देखो ध्यान से, p क्या है, p की वैल्यू है cos x अपन sin x, cos x अपन sin x है p की वैल्यू, जिसको आप cot x भी बोल सकते हो। ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। q की वैल्यू क्या है सर, q की वैल्यू है 1/sin x, जिसको आप cos x भी लिख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी कोई इशू नहीं, ये भी कोई इशू नहीं है। तो फॉर्मेट इज ओके, फॉर्मेट इज गुड। अगर मैं बोलूं कि मेरे को सॉल्यूशन जब निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है cos x अपन sin x, वैसे तो cot x लिख सकते थे, cos x अपन sin x। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि या तो फिर रिजल्ट आपको पता हो cos x अपन sin x मतलब cot x का, या तो फिर आप पुट कर लो कि sin x = t है, तो cos x dx की वैल्यू dt हो गया, cos x dx की वैल्यू dt हो गया। इसका होने से क्या होता है, e की पावर cos x dx dt हो गया, और ये t था, इसका मतलब e की पावर ln t आ गया, तो आंसर t आ गया। मॉड t भी बोल सकता हूँ इंडिकेटिंग फैक्टर, लेकिन t है क्या, t था सर sin x, तो इंडिकेटिंग फैक्टर मेरा sin x आ गया, इंडिकेटिंग फैक्टर इज sin x। देखो ध्यान से, कोई इशू नहीं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको पता y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, बार बार लिख देता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना रहे। ये q है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इंटू साइन एक्स, और q कितना था, 1/sin x था q, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x था, sin x कैंसिल आउट हुआ, तो y sin x हो गया, और dx का x आ गया और प्लस c आ गया, इतना आ गया। अब कंडीशंस देखो जरा ध्यान से, कंडीशंस क्या है देखना ध्यान से। क्वेश्चन में गिवन था, कंडीशंस क्या था कि y π/2 पे π/2 है, y π/2 पे π/2 लिखा है, y π/2 पे π/2, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैल्यू कैसे इंटरेस्टिंग है, x = जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू π/2 है, y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी π/2 है। अब पुट करना बचा है, अगर दोनों ही π/2 है तो π/2 इंटू साइन π/2 इक्वल टू फिर से π/2 प्लस c।
साइन 90 पाई बाई 2 साइन 91 होता तो पाई बाई 2 ये बचा, साइन 91 हो गया, और राइट साइड में पाई बाई 2 था प्लस सी था। फाइनली सी की वैल्यू 0 आ गया, फाइनली सी इक्वल टू 0 आ गया। देखो ध्यान से, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो रिजल्ट कितना बचा, वाई साइन एक्स, क्या बचा, वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 0, मतलब एक्स आ गया। तो आंसर इज वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब क्या बोल रहा है देखना ध्यान से, बोल रहा है यार क्या करो, आप क्या करो मालूम है, पाई बाई 6 पे वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 पे वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, तो y इंटू साइन पाई बाई 6, पाई मतलब 180 होता है, तो पाई बाई 6 पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो y की वैल्यू हो गया 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 3 आंसर आ रहा है, y की वैल्यू पाई बाई 3 इज आंसर, है ना, पाई बाई 3, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, तो पाई बाई 3 का आंसर आपके पास आना चाहिए, चेक कर लो एक बार आप, पाई बाई 3 ढूंढो, सर पाई बाई 3 आंसर आ गया, ये देखो सॉल्व। कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं है, बड़े आराम से आपको बस हैंडल करते आना चाहिए, सिर्फ आपको हैंडल करते आना चाहिए। 2006 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच गए। एक सॉल्यूशन चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, गिवन दैट x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 लिखा है, तो x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 0, और आपको सॉल्यूशन निकालना, निकाल लेंगे अपन, कोई इशू नहीं। कैसे आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं ये सॉल्यूशंस के आपके पास, तो dy बाई dx हो गया, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 2y बाई एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, और ये आ गया आपके पास x माइनस 1, एक्स उधर गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना आ रहा है चेक करो, x माइनस 1 बिल्कुल सही है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट कितना आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है आपके पास यार dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू सर 2 बाई एक्स, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है, यस सर, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यू कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है सर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन ऑफ अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई इशू, बिल्कुल भी इशू नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई रेस पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू 2 बाई एक्स है, डी एक्स है, तो ई की पावर 2 एल एन एक्स, तो ई की पावर एल एन एक्स का स्क्वायर, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इतना आपका आ गया। अगला सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं तो y था आपके पास, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया, तो y कितना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू कितना था सर, q की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर था। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि वाई एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस 1 का कितना होगा, एक्स होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इतना लिख रहे हैं। चलो कंडीशन पुट करें, अब सी निकाल लेते हैं। क्या था कंडीशन, देखना कंडीशन क्या था, बोला कि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0 है, ये गिवन है। अगर मैं इसको यूज कर लूं कि y 0 है तो 0 हो गया, और x के वैल्यू 1 है तो 1/2 हो गया, और ये माइनस 1 है प्लस सी है, तो सी की वैल्यू आ रहा है माइनस 1/2 उधर गया, तो सी की वैल्यू 1/2 आ गया। अगर सी की वैल्यू 1/2 आ गया तो मेरे पास आंसर आ चुका है वाई एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना आप, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितना था 1/2 था, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1/2, माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1/x, और 1/2 एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/x है, 1/2 माइनस 1/x अपॉन 1/2 एक्स स्क्वायर, चेक करना एक बार, चेक करना एक बार, 1/2 एक्स स्क्वायर, ये तो आंसर ए आ रहा है, आंसर ए, आंसर ए, ये देखो क्या ध्यान से, जैसे तो आ गया, कोई इशू, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आपके पास
2017 का एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंच गया। अब देखो आपके पास ये थोड़ा सा बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था, द गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एकदम से थोड़ा सा डरा देते हैं। सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखती है ना। अब देखो, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, टी स्क्वायर माइनस 81 दिया है, dy बाय dt लिखा है। इक्वल टू साइन टी। सॉल्यूशन नहीं पूछा है, बोला कि एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन बट टी बिलोंग्स टू द इंटरवल, टी किसके इंटरवल में रहेगा, ये पूछे। ठीक है, ओके। अगर मैं ध्यान से देखूं डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जब मैं देखना चालू करूंगा तो dy बाय dt, यस सर, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर माइनस 81 से, तो 5ty अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू साइन टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81। इसमें देखो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यस। और अगर मैं बोलूं कि फॉर्मेट क्या है, तो ये dy बाय dt प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है। और p की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ t आ रहा है, यस सर, 5t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यस, t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू है साइन t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81। तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस पावर पी और ये dt, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। e की पावर p की वैल्यू कितना आ गया सर, p की वैल्यू आ रहा है सर 5t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 और ये dt इतना ही आ रहा है। अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है तो टी स्क्वायर माइनस 81 को u मान लेता हूं, तो ये 2t dt इक्वल टू du हो गया। तो t dt की वैल्यू कितना हो गया, t dt की वैल्यू आ गया du बाई 2, इतना आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर कोई मेरे से पूछे तो कितना रिजल्ट आएगा पता है, e की पावर 5/2 बाहर और ये du और ये u आ गया, तो 5 e की पावर 5/2 और ln u आ रहा है भाई। इसका मतलब e की पावर ln u की पावर 5/2, e की पावर ln गया तो u की पावर 5/2 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको लग रहा है सर इतना टफ कैसे हो रहा है, ठीक है, नहीं इतना डरने की क्या जरूरत है। u की वैल्यू कितना था सर, टी स्क्वायर माइनस 81, तो टी स्क्वायर माइनस 81 की पावर 5/2 आ रहा है। ये देखो आपके पास अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछते तो ये आंसर था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आंसर आपके पास, टी स्क्वायर माइनस 81 की पावर 5/2। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt, क्योंकि इंडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू t था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस c। तो y इंटू ये कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 81, टी स्क्वायर माइनस 81 की पावर 5/2। q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू जो है वो है साइन टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 है, साइन टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 है इंटू टी स्क्वायर माइनस 81 की पावर 5/2 है और ये dt प्लस सी है। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि भाई मेरे को सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही था। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस वाले फंक्शन को, तो टी स्क्वायर माइनस 81 है, फिर ये आपके पास साइन टी के साथ ये फॉर्म आएगा और ये आपके पास कोई फंक्शन आया। तो अगर मेरे को ध्यान से अगर देखा जाए तो ये आपके पास एक फंक्शन आया, फंक्शन ऑफ टी आया, ठीक है। उसके बाद टी स्क्वायर माइनस 81 की पावर 5/2, सॉल्व भी नहीं किया इसको, द कॉम्प्लिकेटेड था सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 की पावर 5/2। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अभी ये वैल्यू नहीं पता, बस ये y की वैल्यू आ गई। मैं बोलूंगा सॉल्यूशन वैलिड है लेकिन सिर्फ एक जगह पे वैल्यू पे नहीं है। अगर टी स्क्वायर माइनस 81 अगर हो जाए ना, तो फिर पता है y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब t की वैल्यू प्लस माइनस 9, t की वैल्यू प्लस माइनस 9 के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस सॉल्यूशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, दिस सॉल्यूशन इज वैलिड। अगर मेरे को ऐसा लिखना पड़े कभी कि क्या है अच्छी बात कि दिस सॉल्यूशन is valid for all values of t except t equal to plus minus 9।
इस जगह पे वैलिड नहीं हो सकता है सॉल्यूशन, क्योंकि तो जीरो आ जाएगा नीचे, दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है आपके पास, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू +-9 जिस जगह पे नहीं आएगा वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा। हमसे तो सॉल्यूशन पूछा नहीं था, हमसे पूछा था भैया बताओ कि टी का रेंज कितना होगा, किस जगह पे टी का रेंज होगा। तो टी का वैल्यू आपके पास टी इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, टी की वैल्यू +-9, ये एक्सक्लूड होना चाहिए, ये एक्सक्लूड होना चाहिए। -2 से 2 में आ रहा है, हाँ इसमें एक्सक्लूड है, -9 +9 नहीं आएगा। -10 से 2 में आ रहा भैया 9 आ रहा है, टी की वैल्यू -9 आ जा रहा है, इसलिए गलत होगा। -10 से 10 के बीच में सर -9 भी आ रहा है और +9 भी आ जा रहा है, इसलिए कैंसिल आउट होगा। 0 से 10 के बीच में क्या आ रहा है सर, टी इक्वल टू 9 आ जा रहा है। कुछ भी हो, 9 हो -9 हो, दोनों हो, ये एक्सक्लूड होना चाहिए, इसका तब आंसर ही सिर्फ इसी के लिए वैलिड होगा आपके पास। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान देना आपको थोड़ा सा। तो टी की वैल्यू +-9 इस पे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, कई बार हम डर जाते हैं कि यार क्या करे क्या करे क्या करे करके, फिर भी मैं सॉल्व किया कि जस्ट एक गुड आइडिया लिया जाए। तो कभी कोई आपको बाउंड्री की बात कर रहा है ना, अच्छा आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी y1 = 2π, मैं उसको सॉल्व ही नहीं किया, मैं तो वहीं पे देख लिया कि आपके पास कहां पे वैलिड नहीं होगा, तो मैं बोला कि किस जगह पे वैलिड नहीं होगा। इज अ गुड क्वेश्चन, गुड थॉट। ऐसी जब जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे बनते नहीं है क्योंकि सब थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा स्मार्टली अगर डील किया जाए तो बिल्कुल डील किया जा सकता है। 2004 IIT दिल्ली का क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। लिखने का तरीका जो है वो एप्लीकेशन टाइप से लिखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट x इन ए टैंक विद टाइम t। जो सॉल्ट है आपके पास, अमाउंट ऑफ सॉल्ट एक टैंक में आपके पास विद टाइम t इज गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया। x जो है वो सॉल्ट जो है वो kg के फॉर्म में और t मिनट्स के फॉर्म में। ठीक है भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, एज्यूम क्या दिख रहा था, एज्यूम दैट देयर इज नो सॉल्ट इन द टैंक इनिशियली। तो भैया इनिशियली अगर आपके पास टैंक में कोई भी सॉल्ट नहीं है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0, द टाइम इन मिनट एट विच द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस टू 100 kg। तो इनिशियली इसका मतलब है x = 0 था एट t = 0, x = 0 था t = 0 द इनिशियल वैल्यू, और आपको बोल रहा है कि टाइम बताओ आपके पास जिसमें कि सॉल्ट इंक्रीज होकर 100 kg हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक स्टूडेंट थोड़ा सोच में पड़ जाता है, उसको लगता है यार ये क्या बात हो गई यार, अभी तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा करके, या तो फिर वो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, फिर इसी को सॉल्व करना चाहता है, फिर वो सोचेगा इसको तो मैं कर ही डालूंगा, लेकिन वो पढ़ना भी नहीं चाहता है कि क्या लिखा है कर। ठीक है, टैंक में जो सॉल्ट की बात करें, इनिशियली सॉल्ट आपके पास वो है और टाइम के साथ साथ सॉल्ट का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, तो आपको बताना है कि 100 kg सॉल्ट कब होगा, किस टाइम पे होगा, ये बताना। और सॉल्ट और टाइम का रिलेशनशिप दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू। तो अब आपके पास dx/dt दिए, पता आपके पास x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि सॉल्ट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम इन मिनट, सॉल्ट जो है इन केजी और टाइम इन मिनट से। ठीक है, कोई सुनिए, ये आपके पास ये, अगर मैं इक्वेशन को लिखूं कि इक्वेशन कैसा दिख रहा है, तो dx/dt प्लस px इक्वल टू q, ऐसा आना चाहिए, ऐसे दिख रहा है। यस सर, तो p की वैल्यू क्या दिखी यार, सर p की वैल्यू 1/20 दिख रहा है, तो p की वैल्यू कांस्टेंट है, सही है। यस सर, या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए। q की वैल्यू बताओ सर, q की वैल्यू भी 10 है, ये भी कांस्टेंट है, तो कैलकुलेशन नहीं होगा ज्यादा, सही बात है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो t है, तो dt सर, तो e की पावर p की वैल्यू कितना है 1/20, और ये dt, तो e की पावर t/20 आ रहा है भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर t/20। ये देखो ध्यान से, अब मेरे को सॉल्यूशन की बात करना है। जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो हमेशा क्लियर है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास था c। ये अब अगर मैं बोल रहा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और e की पावर t/20 आ गया, ऐसे आ रहा इंडिकेटिंग फैक्टर। यस सर, अब q की वैल्यू कितना था, q की वैल्यू सर 10 था सर, 10 e की पावर t/20, ध्यान से देखना,
और ये dt प्लस सी है, x e की पावर t बाई 20। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, 10 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करते तब 1/20 आता है, e की पावर t बाई 20 आ गया प्लस सी। अगर मैं बोलूं कि इससे डिवाइड करो तो कितना आ गया, 200 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी e की पावर माइनस t बाई 20 आ गया। इतना आपके पास सॉल्यूशंस आया है। अब क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था पता है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियली गिवन था कि इनिशियली x मतलब सॉल्ट की वैल्यू आपके पास 0 है, और इनिशियली टाइम भी आपके पास 0, टाइम जो था, टाइम की जो वैल्यू है वो भी 0 है। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है इनिशियल वैल्यू निकालने के तो काम आ ही जाएगा, x की वैल्यू 0 है, ये 200 है, c e की पावर माइनस 0, t की वैल्यू 0 है, तो पता है c की वैल्यू माइनस 200 निकल गया, c की वैल्यू माइनस 200। और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगा 200, c की वैल्यू माइनस 200, e की पावर माइनस t बाई 20, तो ये आ गया 200 1 माइनस ई रेस पावर माइनस t बाई 20, ये x की वैल्यू आ गया। पता है आपके पास इस इक्वेशन में बोला आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए तो पता है इसकी वैल्यू कितना है। इसको अगर आप कभी फिगर बनाना जानते हो थोड़ा बहुत भी जिंदगी में, कि ये t है और ये x है, t इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, t इक्वल टू 0 पे सर 200, नहीं नहीं नहीं, t इक्वल टू 0 पे 1 माइनस 1 0 ही, तो x की वैल्यू है t इक्वल टू 0 पे कितना आ जाएगा, 200 1 माइनस 1, ये e की बार माइनस 0 1 होता है, 0 आ जाएगा। और पता है अगर आपको इक्वेशन कभी बनाना t इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसे बनाने के लिए को पूरा फिगर बनाना, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना आ जाएगा, 200 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो 200 आ जाएगा। इसको बोलते हैं सर फिगर ड्रॉ करना। ये 0 से स्टार्ट हुआ है और अगर मैं इनफाइनाइट तक ले जाऊं तो ये 200 आ सकता है, वहां तक तो जाएगा नहीं, अलग बात है। ये 0 से स्टार्ट। अब आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था क्वेश्चन कि टाइम निकालो अगर x की वैल्यू 100 आपके पास केजी हो जाए, सॉल्ट इंक्रीज होके। इसका मतलब है कि अगर 100 तक अगर आपके पास अगर केजी जब आपके पास सॉल्ट जाएगा एक टैंक में इंक्रीज होके, तो टाइम की वैल्यू चाहिए, ये टाइम, और यहाँ पे टाइम इन मिनट है, ठीक है, और ये केजी में आपके पास है, x इन केजी, कोई इशू नहीं है। तो मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू। वैसे तो इनफाइनाइट तक रख दोगे तो पूरा टैंक भर जाएगा, 200 केजी मैक्सिमम हो सकता है, ये से समझ आ रहा है। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को x की जगह 100 पुट करना है और टाइम की जगह t नॉट, कोई भी टाइम लिख लो, तो t की जगह t नॉट पुट कर लिया, ठीक है भैया। अब 200 से 100 के तो कितना आ गया 1/2, और 1 माइनस e की पावर माइनस t नॉट बाई 20। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि यार मैं थोड़ा सॉल्व कर लूं कि 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई रेस पावर माइनस टी नॉट बाई 20, तो e की पावर माइनस टी नॉट बाई 20 इधर ला लो, तो 1 माइनस 1/2 दैट मीन्स द 1/2, दोनों साइड ln ले लो, तो माइनस टी नॉट बाई 20, दोनों साइड ln ले लिए, तो ln 1/2 हो गया, ठीक है भैया। ln 1/2 को लिख सकता हूँ माइनस ln 2 लिख सकता हूँ, दोनों साइड का माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो टी नॉट बाई 20 की वैल्यू कितना है, ln 2 है। तो अगर टी नॉट की वैल्यू कितना होगा, तो 20 ln 2 होगा, 20 ln 2। अगर आप ln 2 की वैल्यू जानते हो ना, तो 20 इंटू 0.693, 20 इंटू 0.693, इतना आपके पास है, इतना मिनट्स आपके पास लगेगा वहां तक पहुंचने में। अगर मैं मल्टीप्लाई करी तो 20 इंटू 0.693, 13.86 मिनट लगेगा। 13.86 मिनट में वो सॉल्ट उस टैंक में इंक्रीज होके इतना हो जाएगा 13.86 पे। इस टाइम की वैल्यू आ रहा है 13.86। अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता तो ये होता, अब तो ऑब्जेक्टिव था, अपना तो ऑब्जेक्टिव था। हमारा आंसर कितना आया सर, 20 ln 2 आ रहा है, 20 ln 2 कहीं दिखा होगा, 20 ln 2 दिख रहा है आपको कहीं पे, यस सर 20 ln 2। ऐसे क्वेश्चन इन जनरल कहां तक बनते हैं लोगों से, इन जनरल ये क्वेश्चन कहां तक बनेगा किसी से, यहां तक बन जाएगा ये। फिर उसके बाद उसको इनिशियली समझ नहीं आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट है ना कि एक टैंक में सॉल्ट टाइम के साथ आप डालते जा रहे हो तो इंक्रीज होते जा रहा है उस टैंक में, उस टैंक का साइज ही 200 है, कितना भी भर लो उतना ही है मैक्सिमम। तो टाइम के साथ आप इनिशियली तो सॉल्ट था नहीं उस टैंक में, टाइम भी 0 था, अब आप बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा, आपको अगर बहुत अच्छा एप्लीकेशन आइडिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस का आइडिया है, ये सब आपको बहुत अच्छा आइडिया है, एक्चुअली ये सब सभी लोग यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सभी लोग यूज करते, इतना फिगर आपको आना चाहिए। तो जस्ट मैं दिखाया आपको कि देखो ये आपके पास अगर टैंक में इनिशियली 0 पे था, t इक्वल टू 0 पे सॉल्ट भी 0 था,
फिर टाइम बढ़ाते गए, सॉल्ट इंक्रीज होते गए टैंक में, तो 100 kg कितने टाइम के बाद आएगा आपके पास, ये पूछा था क्वेश्चन। अच्छा, ये 200 कहां से लिखा है, ये इनफाइनाइट में, ये तो एक किसी फिगर को ड्रॉ करने की बात है, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एक 2025 का क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये dy by dx प्लस y इक्वल टू e की पावर x और इनिशियल वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यू गिवन है। कभी कभी तो मैं ये भी बोलता हूं कि यार देखो, ये इनिशियल वैल्यू देख के क्या पता चल रहा है कि सर एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अगर मैं x 0 पुट कर दूं तो y 0 आ रहा है कि 1/2 माइनस 1/2, ए सेटिस्फाइड। 1/2 प्लस 1/2 आ रहा है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। देखो b कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1, x इक्वल टू 0 पुट किया तो 1 माइनस 1, ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है, और ये x इक्वल टू 0 पे गलत आ रहा है। इसका मतलब है a या तो c में से एक सही होगा बिना कुछ किए। सर ये क्या किया, मैं बोल रहा हूं मेरे को इनिशियल कंडीशन दी है, x इक्वल टू 0 पे y 0 दिया, तो x इक्वल टू 0 पे y 0 किस में आ रहा है, 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि x 0 पुट किया ना, e की पावर 0 e की पावर माइनस 0 1 होता, तो 1/2 माइनस 1/2 सही है। ये 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ रहा है, जबकि y 0, y की वैल्यू 0 दी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो दो में से एक आएगा, a और c में। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो आंसर ही बता देते बिना सॉल्व किए। तो हमेशा स्मार्ट रहना है अपने को। ये बाउंड्री कंडीशन है, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, ये क्या आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये था, dy बाई डी एक्स प्लस आपके पास ये था, तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, और p की वैल्यू तो 1 है सर, कांस्टेंट, p की वैल्यू तो 1 है कांस्टेंट, और q की वैल्यू कितना है सर, q की वैल्यू है e की पावर x, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी सही है, ओके सर, ये भी सही है, बिल्कुल। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p, और p की वैल्यू 1 है, और इंटीग्रेशन dx, e की पावर x आ गया भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं अपन, तो सॉल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेशन प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस पावर x, q की वैल्यू कितना था सर, q की वैल्यू e रेस पावर x था, तो इंटू e रेस पावर x है, dx प्लस c, तो y e रेस पावर x है, e रेस पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेस पावर 2x बाई 2 आ गया, प्लस c, e की पावर x से डिवाइड किया तो कितना आ गया, e की पावर x बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस x, इतना आ रहा आपके पास। इसका मतलब है कि y का रिजल्ट कितना आ गया, y का रिजल्ट आ गया e की पावर x बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस x। अब गिवन कितना था, गिवन था y इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, दैट मीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इक्वल टू 0 दैट मीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये गिवन था कंडीशन। तो x इक्वल टू 0 पुट कर देते तो y भी 0 होगा, तो 0, x इक्वल टू 0 मतलब e की पावर 0 डिवाइड बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस 0, 0 e की पावर 0 1 होता है तो 1/2, और ये भी 1 होता है तो c बचा, c की वैल्यू माइनस 1/2 आ रहा है। अगर c की वैल्यू माइनस 1/2 आ रहा है तो y का आंसर कितना हुआ, y का आंसर हो गया e की पावर x बाई 2, और c की वैल्यू माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 e रेस पर माइनस x, और आंसर a आ गया। देखो जरा ध्यान से, यस सर, आंसर ए, ये आंसर ए आ गया, आंसर ए, कोई इशू नहीं। ये 2025 का क्वेश्चन, अभी का इसी साल का, IIT रुड़की का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हो, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ इशू नहीं है। क्वेश्चन का कोई भी स्टाइल हो, आप अगर बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, समझते हो, तो आप, मेरे को लगता है कि आप बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हो, कोई भी इशू तो मेरे को नहीं दिखता है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दुनिया डिग्री की बात नहीं करती जब यहां बात करते हैं, अपन तो करते हैं हमेशा। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके फॉर्मेट का अच्छा आइडिया होना चाहिए। आप अगर इसको पिक कर लिए, इस फॉर्मेट को, कभी कभी तो इतना आसान होता है कि दुनिया के सभी लोग पिक कर लेते हैं, कभी कभी अच्छा फॉर्मेट होता है कि कुछ ही लोग पिक कर पाते हैं, अपने को कुछ लोगों में शामिल होना है, तो फिर इजीली सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो मैं सॉल्यूशन के दो स्टाइल बता चुका हूं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बता चुका हूं, और अब मैं आ चुका हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगली क्लास जब होगी तो मैं बोलूंगा नॉन लीनियर इक्वेशंस अगर होगी तो क्या उसको हैंडल किया जा सकता है सॉल्यूशन वाइज, और क्या गेट में पूछा जाता है, तो वो दिखाऊंगा कि गेट में क्या पूछा जाता है
एक नॉन लीनियर इक्वेशन को हैंडल करने के लिए और नॉन लीनियर को कैसे हैंडल किया जाता है। तो धीरे धीरे अपन अपना दायरा और अपनी अप्रोच और अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। जब आप देखोगे तो बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।